सोचो अगर कोई इंसान मौत को ही खत्म करने निकल पड़े तो क्या होगा। एक छोटा सा लड़का जो बचपन में अपनी माँ को खो देता है, उस दिन वह एक कसम खाता है, अब और कोई नहीं मरेगा, मैं मौत को ही खत्म कर दूंगा। सालों तक वह सिर्फ एक ही चीज करता है, पढ़ाई, एक्सपेरिमेंट्स और इंसानी जिस्म पर रिसर्च। उसका एम सीधा है, एक ऐसा इंसान बनाना जो कभी न मरे। लेकिन हर एक्सपेरिमेंट की एक कीमत होती है और एक दिन वह गलती से बना देता है एक ऐसा डरावना हैवान जो सिर्फ तबाही फैलाता है। अब वही चीज जो दुनिया को बचाने के लिए बनी थी हमारे हीरो के खिलाफ खड़ी हो जाती है। आगे क्या होगा? क्या हीरो अपनी ही बनाई हुई मौत को रोक पाएगा या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा? यही सब इस मूवी में दिखाया गया है। स्टोरी शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टोरी स्टार्ट होती है साल 1857 में, जब दानिश नेवी का एक शिप नॉर्थ पोल की तरफ जाते हुए जमी हुई बर्फ में फंस जाता है। कैप्टन एंडरसन के ऑर्डर पर कुछ भूखे और थके हुए सेलर्स शिप को बर्फ से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। रात के टाइम उन्हें दूर कहीं एक जोर का एक्सप्लोजन सुनाई देता है, इसलिए उस जगह का पता लगाने के लिए एक टीम वहां जाती है। वो लोग देखते हैं कि बर्फ खून से ढकी हुई है, लेकिन उन्हें जो स्लेड डॉग्स मिलते हैं उनमें से कोई भी घायल नहीं होता। कुछ ही देर बाद उन्हें एक घायल आदमी मिलता है और पता चलता है कि उसने एक प्रोस्थेटिक लेग पहना हुआ है। तभी उन्हें दूर से एक खतरनाक आवाज सुनाई देती है और एक बहुत बड़ा शैडो दिखाई देता है। इसके बाद क्रू उस घायल आदमी को शिप पर ले आता है। तभी एक बहुत बड़ा क्रीचर भी उनकी तरफ बढ़ने लगता है। क्रू उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उसका उस क्रीचर पर कोई खास असर नहीं होता और वो रास्ते में आने वाले 6 लोगों को मार देता है। वो शिप पर चढ़ जाता है और कैप्टन से कहता है कि वो उस घायल आदमी को उसके हवाले कर दे जिसका नाम विक्टर है, लेकिन कैप्टन मना कर देता है। क्रीचर पर बार बार ब्लंडरबाज से गोली चलाई जाती है और वो पानी में गिर जाता है। इसके बाद कैप्टन बर्फ पर गोली चला देता है जिससे वो क्रीचर नीचे डूब जाता है। बाद में कैप्टन एंडरसन अपना परिचय विक्टर से कराता है और उस क्रीचर के बारे में पूछता है जिसने उसके कई आदमियों को मार दिया, लेकिन उसे भरोसा दिलाता है कि वो अब मर चुका है। डरा हुआ विक्टर कहता है कि वो क्रीचर मरा नहीं है और जल्दी ही वापस आएगा और बहुत से लोगों को मार देगा अगर उन्होंने उसे उसके हवाले नहीं किया। हैरान कैप्टन पूछता है कि आखिर ऐसा मॉन्स्टर किसने बनाया, और यहाँ विक्टर एक चौंकाने वाली सच्चाई बताता है। वो मान लेता है कि ये सब उसी ने किया है। फिर वो अपना नाम बताता है, विक्टर फ्रैंकेनस्टीन, और अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मुझे मेरी पहली देखरेख करने वाली औरत मिली। फिर सीन एक फ्लैशबैक में चला जाता है जहां हम विक्टर का बचपन देखते हैं। वहां पता चलता है कि उसका पिता एक अमीर और मशहूर सर्जन है जिसने विक्टर की मां से ज्यादातर अपने फायदे के लिए शादी की थी, क्योंकि वो बहुत दौलतमंद थी और अच्छे खानदान से थी। असल में उसका पिता उनकी जिंदगी में कभी सही से मौजूद ही नहीं रहता था, इसलिए ज्यादातर टाइम विक्टर अपनी माँ के साथ बिताता है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। पिता दोनों से नफरत करता है और अक्सर विक्टर को मेडिकल लेसन्स देता है ताकि वो भी उसकी तरह डॉक्टर बन सके। अगर लड़का सही जवाब नहीं दे पाता तो पिता उसे सजा के तौर पर बुरी तरह मारता है। एक दिन जब पिता कहीं जाने वाला होता है, तभी विक्टर की माँ जो प्रेग्नेंट होती है अचानक दर्द में रो रही होती है। विक्टर अपने पिता से मदद की भीख मांगता है। तब वो आदमी डिलीवरी कराने के लिए भागता है और माँ एक हेल्थी बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उसी दौरान वो मर जाती है। इससे विक्टर पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि उसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी और वो इस दुख को सहन नहीं कर पाता। हालात और भी खराब हो जाते हैं क्योंकि पिता नए बच्चे विलियम से प्यार करने लगता है और उसे बहुत प्यार और ध्यान से बड़ा करता है। वहीं दूसरी तरफ विक्टर अपनी माँ की मौत से इतना टूट जाता है कि वो फैसला करता है कि एक दिन वो मौत को हरा देगा और अपने पिता से भी ज्यादा समझदार और ताकतवर बनेगा। कुछ टाइम बाद फ्रैंकेनस्टीन फैमिली पर बुरा वक्त आता है जहां वो अपनी ज्यादातर दौलत खो देते हैं और सिर्फ एक बड़ा घर ही बचता है। जल्द ही विक्टर का पिता भी मर जाता है। इसके बाद विलियम को वियना भेज दिया जाता है, जबकि विक्टर लंदन जाता है और फिर एडिनबर्ग पहुंचता है जहां वो अपने नॉलेज को और बढ़ाने की कोशिश करता है। फिर सीन 1855 में शिफ्ट होता है जहां विक्टर रॉयल कॉलेज ऑफ मेडिसिन की डिसिप्लिनरी कोर्ट के सामने खड़ा होता है। वो कहता है कि इंसान जन्म को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन वो मौत को कंट्रोल कर सकता है। वो एक शॉपकीपर की डेड बॉडी दिखाता है जो उसे मरने के थोड़ी देर बाद दी गई थी। उसका दिमाग खुला हुआ होता है लेकिन अभी भी काम कर रहा होता है, जिसमें स्पाइनल कोर्ड और वेगस नर्व्स भी शामिल हैं। विक्टर ने एक कारपेंटर का हाथ उस बॉडी में जोड़ा होता है जिसमें मसल्स, लिगामेंट्स और नर्व्स सही से जुड़े होते हैं। फिर वो दोनों साइड्स पर इलेक्ट्रिक करंट देता है जिससे अचानक बॉडी में झटके आते हैं और मूवमेंट होने लगती है और ऐसा लगता है जैसे वो बॉडी हल्की सी आवाज निकाल रही हो। लेकिन डिसिप्लिनरी कमेटी कहती है कि ये सब एक सर्कस एक्ट है और वो इसे एक गुनाह मानते हैं। उनका मानना होता है कि जिंदगी देना और लेना सिर्फ गॉड का काम है। इसके बाद विक्टर को एकेडमी से निकाल दिया जाता है, लेकिन एक आदमी जो ये सब देख रहा होता है बाद में विक्टर के पास आता है। वो अपना नाम हिनरिच हरलंदर बताता है
और कहता है कि उसकी भतीजी एलिजाबेथ विक्टर के भाई विलियम से शादी करने वाली है। हरलैंडर उससे पूछता है कि क्या वो सच में मानता है कि वो एक इंसान को दोबारा बना सकता है और एक नए बॉडी में जान डाल सकता है। विक्टर कहता है हाँ। इसके बाद हरलैंडर बताता है कि 3 दिन बाद वो विलियम और एलिजाबेथ से मिलने वाले हैं और वो दिन विक्टर की किस्मत बदल देगा, क्योंकि वो उन्हें कुछ बहुत खास दिखाने वाला है। कुछ दिन बाद विक्टर हरलैंडर से मिलता है, जो उसे 4 एनाटॉमिकल प्लेट्स दिखाता है, जिनमें मरी हुई लाशों से निकली नसों, खून की नलियों और धमनियों की फोटो सामने रखी जाती हैं। और फिर वो एक ऐसी चीज दिखाता है जिसे देखकर कोई भी हिल जाए। एक 5वीं प्लेट जो असली मांस से बनी होती है और लकड़ी पर चिपकी होती है। ये किसी आम बॉडी से नहीं बल्कि एक पूरी तरह छीली हुई लाश से ली गई होती है, जिसे रेजिन से संभाल कर रखा गया है। इसमें शरीर के अंदर तक के हिस्से दिखते हैं, यहाँ तक कि दिल के आसपास का हिस्सा भी साफ नजर आता है। हरलैंडर धीरे से बोलता है, इससे लोगों का इलाज हो सकता है, शरीर को फिर से बनाया जा सकता है और शायद हमेशा जिंदा भी रहा जा सकता है। विक्टर ये सुनकर चौंकता नहीं बल्कि वो मान लेता है हाँ ये हो सकता है। बस यहीं से सब बदल जाता है। हरलैंडर उसे अपनी रिसर्च के लिए अनलिमिटेड सपोर्ट और सारे इंतजाम देने की बात करता है, लेकिन वो अपना असली इरादा नहीं बताता। उसी वक्त विलियम और एलिजाबेथ वहाँ पहुँचते हैं। काफी समय बाद दोनों भाई मिलते हैं और वो खुश हो जाते हैं। वो सब साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन तभी एलिजाबेथ विक्टर को उसके अजीब एक्सपेरिमेंट के लिए बेवकूफ बोल देती है और माहौल एकदम साइलेंस हो जाता है। कुछ दिन बाद विक्टर, उसका भाई और हारलैंडर एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं, जहां एक ऊंचा टावर खड़ा होता है, एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो खेतों को पानी देता है। लेकिन असली काम कुछ और है। अब विक्टर के पास वो सब कुछ है जो उसे चाहिए, एक प्योर चांदी का लाइटनिंग रॉड और मजबूत आदमियों की लाशें जिन्हें जल्द ही फांसी दी जाने वाली है। अब एक्सपेरिमेंट शुरू होने वाला है। इसी बीच एक बाजार में विक्टर की नजर एलिजाबेथ पर पड़ती है। वो चुपचाप उसका पीछा करता है और देखता है कि वो चर्च में कॉन्फेशन के लिए जा रही है। विक्टर चुपके से अंदर घुसता है और पादरी बनने का नाटक करके उससे बात करने लगता है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है। एलिजाबेथ अपने मंगेतर के भाई के बारे में बुरा बोलना शुरू करती है। वो एक अजीब और घटिया इंसान है जो हर किसी को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। विक्टर ये सब सुनकर अंदर से हिल जाता है, लेकिन अगले ही पल एलिजाबेथ हंस पड़ती है, क्योंकि वो पहले से जानती थी कि विक्टर उसका पीछा कर रहा है। और फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है, शायद मुझे। विक्टर ऐसा कहता है। फिर वो दोनों बाहर खाना खाने जाते हैं और साथ में डांस भी करते हैं, जिससे वो काफी अच्छा समय बिताते हैं। अगले कुछ दिनों में विक्टर अपना वर्कशॉप तैयार करता है और विलियम से कहता है कि वो सब चीजों का ध्यान रखे, जबकि वो खुद शहर वापस चला जाता है और एलिजाबेथ से मिलता रहता है। इसी दौरान वो उसके लिए फीलिंग्स महसूस करने लगता है। एक दिन हारलैंडर विक्टर को बताता है कि एक हफ्ते में पास में एक लड़ाई होने वाली है, जिसमें बहुत सारी लाशें मिलेंगी। अब विक्टर के पास सिर्फ एक हफ्ता है सब कुछ तैयार करने के लिए, जिससे वो बहुत परेशान हालत में आ जाता है। एक दिन एलिजाबेथ उसके लैब में आती है और विक्टर आखिरकार उससे अपने दिल की बात कह देता है, लेकिन एलिजाबेथ साफ बोल देती है कि वो पहले ही विलियम को चुन चुकी है और वो वहाँ से भाग जाती है। जैसा हारलैंडर ने बताया था, पास में लड़ाई होती है जिसमें बहुत सारी लाशें मिलती हैं। विक्टर उन बॉडीज पर ध्यान देता है जो अभी भी ठीक हालत में होती हैं, खासकर लंबे कद वाले शरीर जिनके हाथ पैर लंबे हों और सिर सही हो। वो उन्हें लैब में ले जाता है, जहां वो अलग अलग हिस्सों को काटकर और जोड़कर एक नया बॉडी बनाता है और बाकी हिस्सों को फेंक देता है। एक दिन जब वो दोनों टावर में अकेले होते हैं, तब विक्टर को पता चलता है कि हारलैंडर को एक बहुत खतरनाक यौन बीमारी है जो शरीर को धीरे धीरे अंदर से खराब कर देती है और वो उसके लिए एक खास तरह की भारी धातु वाली दवा ले रहा है। तब सच सामने आता है कि यही वजह है कि हारलैंडर इस रिसर्च को पैसा दे रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि उसका दिमाग एक नए परफेक्ट बॉडी में डाल दिया जाए ताकि वो ज्यादा समय तक जी सके। ये सुनकर विक्टर डर जाता है और साफ मना कर देता है, मैं मौत को कुछ हद तक रोक सकता हूँ, लेकिन इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। इस बात पर दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हो जाता है। विक्टर टावर के सबसे ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ वो लाइटनिंग रॉड लगाता है, जबकि हारलैंडर उसे सब कुछ देने की बात करता रहता है। हारलैंडर कहता है कि वो उसे सब कुछ देगा जो वो चाहता है, यहाँ तक कि एलिजाबेथ भी, लेकिन विक्टर फिर भी मना कर देता है। मजबूर होकर हारलैंडर उस जरूरी लाइटनिंग रॉड को उठा लेता है जो एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। तब विक्टर उसे वापस लेने की कोशिश करता है। दोनों के बीच खींचातानी होती है। तभी हारलैंडर फिसलकर नीचे गिर जाता है। विक्टर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो बूढ़ा आदमी मर जाता है। विक्टर ये देखकर डर जाता है, लेकिन वो उसका शरीर हटाता है और लाइटनिंग रॉड उठाकर क्रीचर के सिर पर लगा देता है। थोड़ी ही देर में एक बहुत तेज बिजली गिरती है, लेकिन इसके बाद भी क्रीचर जिंदा नहीं होता। अब विक्टर को लगता है कि वो फेल हो गया है और वो सोने चला जाता है। अगले दिन अजीब आवाजों से उसकी नींद खुलती है और जैसे ही वो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। क्रीचर उसके सामने जिंदा खड़ा होता है। ये देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो अपना नाम बताता है और क्रीचर भी उसका नाम दोहराता है। विक्टर उसे चलना सिखाता है और जब वो देखता है कि क्रीचर बहुत ताकतवर है तो वो उसे जंजीरों से बांधने का फैसला करता है। हफ्ते गुजर जाते हैं। क्रीचर अपनी ताकत दिखाता है,
लेकिन उसकी समझ या बोलने में कोई बदलाव नहीं आता। वो विक्टर के अलावा कुछ भी नहीं बोलता। एक दिन वो गलती से रेजर से खुद को काट लेता है और विक्टर हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि उसका घाव तुरंत ठीक हो जाता है। समय के साथ विक्टर क्रीचर की कम समझ से परेशान होने लगता है और उसे लगने लगता है कि शायद उससे गलती हो गई है। कुछ दिनों बाद विलियम और एलिजाबेथ टावर पर आते हैं और हारलैंडर के बारे में पूछते हैं। विक्टर कहता है कि वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगा और नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करता है। जब दोनों भाई अपने काम में व्यस्त होते हैं तभी एलिजाबेथ को नीचे बेसमेंट से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखने के लिए नीचे जाती है और हैरान रह जाती है जब वो क्रीचर को देखती है। वो उसे देखकर अट्रैक्ट होने लगती है और क्रीचर भी उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसने पहले कभी किसी औरत को नहीं देखा होता। फिर वो उसे अपना चेहरा दिखाती है और अपने नरम हाथ भी दिखाती है, जबकि वो उसके जख्मों के निशान ध्यान से देखती है। तुम्हें पता है मुझे ये निशान कैसे मिले? बाद में एलिजाबेथ इस अजीब आदमी के बारे में विक्टर से सवाल करती है जो बेसमेंट में है। तब वो उसे और विलियम को बताता है कि ये उसकी बनाई हुई क्रिएशन है। वो समझाता है कि क्रीचर बहुत ताकतवर और खतरनाक है, इसलिए सबकी सुरक्षा के लिए उसे जंजीरों में बांध कर रखा गया है। उस शाम एलिजाबेथ फिर से बेसमेंट में क्रीचर से मिलने जाती है। इस बार वो उसे एक पत्ता गिफ्ट में देता है। वो उसका नाम बोलती है और उसे दोहराने के लिए कहती है और वो ऐसा करता भी है, लेकिन सिर्फ उसके जाने के बाद में विक्टर को जलन होने लगती है कि एलिजाबेथ उससे मिलने गई थी। वो उसे कहता है कि उसे उसके पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो समझदार नहीं है, लेकिन एलिजाबेथ मानती है कि उसका दिल आम इंसान से ज्यादा साफ हो सकता है। वो कहती है कि उसने उसकी आंखों में दर्द देखा है जो इस बात का सबूत है कि उसमें समझ है। इसके बाद विक्टर क्रीचर के पास जाता है और उसे कुछ सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जब क्रीचर कोई जवाब नहीं देता तो विक्टर उसे जोर जोर से मारने लगता है जैसे उसका पिता उसे मारा करता था। आखिर में क्रीचर इतना गुस्सा हो जाता है कि वो एक लोहे की छड़ पकड़कर उसे जोर से मोड़ देता है, जिसे देखकर विक्टर डर जाता है। फिर वो विलियम के पास जाता है और कहता है कि क्रीचर बहुत खतरनाक है, उसने हारलैंडर को मार दिया। वो उसे उसकी लाश भी दिखाता है। विलियम ये देखकर हैरान रह जाता है और विक्टर कहता है कि वो नहीं चाहता कि एलिजाबेथ को इसके बारे में पता चले, इसलिए वो अपने भाई से कहता है कि वो उसे यहाँ से दूर ले जाए। अगले दिन विलियम कहता है कि उन्हें तुरंत वियना जाना होगा कुछ काम के लिए और वो एलिजाबेथ को वहाँ से ले जाता है। उनके जाने के बाद विक्टर फैसला करता है कि वो पूरे टावर को खत्म कर देगा, इसलिए वो हर जगह गैसोलीन डाल देता है और उसे जलाने की तैयारी करता है। उधर एलिजाबेथ विलियम से कहती है कि उसे बहुत बुरा सा एहसास हो रहा है और वो उससे गाड़ी वापस मोड़ने को कहती है। इसी बीच विक्टर टावर में आग लगा देता है और अंदर क्रीचर मदद के लिए चिल्लाता है और बार बार विक्टर कहता रहता है। जब विक्टर बाहर जाता है तो अचानक उसे बुरा लगता है और वो वापस जाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है आग का जोरदार धमाका उसे बाहर फेंक देता है और उसका एक पैर खराब हो जाता है। उसी समय विलियम और एलिजाबेथ वहाँ पहुँचते हैं। ठीक तभी टावर जोरदार धमाके के साथ उड़ जाता है और वो दोनों ये देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहां विक्टर अपनी पूरी कहानी कैप्टन एंडरसन को सुना रहा होता है। तभी गुस्से में क्रीचर अंदर आता है और कैप्टन को पकड़ लेता है। कैप्टन उसे कहता है कि वो उसे मार दे, जिससे विक्टर की कहानी सच साबित हो जाती है। फिर क्रीचर समझ जाता है कि विक्टर ने अपनी तरफ की कहानी बता दी है, तो अब वो भी अपनी कहानी बताने का फैसला करता है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मैंने शकीरा का म्यूजिक वीडियो देखा। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां आग लगी होती है। उस वक्त क्रीचर विक्टर चिल्ला रहा होता है और मदद मांग रहा होता है, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आता। किसी तरह वो उस लोहे की रॉड को खींचकर निकाल लेता है, जिससे उसकी जंजीरें बंधी होती हैं और फिर वो वहाँ से निकल जाता है और पानी के बहाव में फिसलते हुए दूर चला जाता है। बाद में वो किनारे पर होश में आता है और फिर जंगल की तरफ चला जाता है जहाँ वो मरी हुई लाशों से मिले कपड़े पहन लेता है। वो कुछ हंटर्स से टकराता है जो उसे गोली मार देते हैं, लेकिन क्रीचर पर कोई असर नहीं होता और वो तुरंत ठीक हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो पास के एक फार्म पर पहुँचता है छिपने के लिए। वहाँ वो एक चक्की के अंदर के हिस्से में छिपकर रहने लगता है और एक फैमिली को देखता है जिसमें एक अंधा बूढ़ा आदमी उसे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। वो बूढ़ा आदमी अक्सर अपनी पोती को सिखाता रहता है और क्रीचर उसे ध्यान से देखता है और धीरे धीरे वो बोलना सीखने लगता है। अब वो उस फैमिली का हिस्सा बनना चाहता है, इसलिए वो उनकी मदद करना शुरू कर देता है, लकड़ियाँ इकट्ठा करता है और उनकी भेड़ों के लिए जगह तैयार करता है। फैमिली ये देखकर हैरान रह जाती है और अपने इस अनजान मददगार को जंगल की आत्मा समझकर धन्यवाद करती है। क्रीचर अब उनका इनविजिबल गार्डियन बन जाता है और वो लोग उसे शुक्रिया के तौर पर कपड़े और रोटी देने लगते हैं। कुछ समय बाद वो फैमिली फैसला करती है कि वो पहाड़ों पर जाएगी भेड़ियों का शिकार करने और सर्दी खत्म होने के बाद ही वापस आएगी, लेकिन वो बूढ़ा आदमी जाने से मना कर देता है और वहीं रुक जाता है। फैमिली के जाने के बाद क्रीचर आखिरकार बूढ़े आदमी के सामने आता है। वो बूढ़ा आदमी उसे प्यार से अपनाता है और समझ जाता है कि उसे बोलने में दिक्कत हो रही है। फिर वो
उसे छूता है और पूछता है कि क्या वही था जो चक्की के अंदर छिपा रहता था। तो क्रीचर हाँ कहता है। उस दिन के बाद से वो बूढ़ा आदमी और क्रीचर साथ रहने लगते हैं, खाना, आग और साथ सब शेयर करते हैं। वो बूढ़ा आदमी अक्सर उससे पढ़कर सुनाने को कहता है। तो क्रीचर एक किताब उठाता है और धीरे धीरे पढ़ना भी सीखने लगता है। कुछ समय बाद क्रीचर वापस उस टूटे हुए टावर के पास जाता है, जहाँ उसे विक्टर की नोटबुक के कुछ टुकड़े मिलते हैं और वो समझ जाता है कि वो कोई असली इंसान भी नहीं है। उसे एक लिफाफा भी मिलता है जिसमें विक्टर का एड्रेस लिखा होता है और एक प्लेट भी मिलती है जिस पर एलिजाबेथ की तस्वीर होती है। जब क्रीचर वापस फार्म पर लौटता है तो वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि घर पर कई जंगली भेड़िए हमला कर रहे हैं। वो तुरंत अंदर भागता है। भेड़िए उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो आसानी से उनसे लड़कर उन्हें भगा देता है। फिर वो बूढ़े आदमी के पास जाता है जो बुरी तरह घायल होता है। अपनी आखिरी सांसों में वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि वो एक अच्छा इंसान है और उसका दोस्त है। इतना कहकर वो मर जाता है। ठीक उसी वक्त फैमिली घर वापस आती है और क्रीचर को देखकर डर जाती है। वो लोग उसे पकड़ने के लिए पीछे भागते हैं और आखिर में उस पर कई गोलियां चलाते हैं, जिससे वो बर्फ में गिर जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद वो फिर से होश में आता है और देखता है कि उसके सारे जख्म ठीक हो चुके हैं। अब वो खुद को पहले से भी ज्यादा अकेला महसूस करता है, इसलिए वो अपने क्रिएटर से मिलने का फैसला करता है। फिर सीन विक्टर पर आता है जो विलियम की शादी के लिए तैयार हो रहा होता है और थोड़ी देर बाद ब्राइडल रूम में पहुंचता है। वो एलिजाबेथ से टावर वाली घटना के लिए माफी मांगता है, लेकिन वो गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और बाहर निकाल देती है। फिर वो उस पत्ते को देखती है जो क्रीचर ने उसे दिया था और उसे एक किताब में रख देती है। दूसरी तरफ विक्टर एक बड़ी सी परछाई देखता है और क्रीचर को बाहर आने के लिए कहता है। तभी क्रीचर सामने आता है और कहता है कि वो यहाँ इसलिए आया है क्योंकि वो ऐसे हमेशा नहीं जी सकता, उसे किसी साथी की जरूरत है। लेकिन विक्टर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो बड़ी मुश्किल से इस पागलपन से बाहर निकला है और अब वो फिर से उसे उसी तरफ खींच रहा है। क्रीचर उसे याद दिलाता है कि वो ना ठीक से जी सकता है और ना मर सकता है, लेकिन जब विक्टर कोई हमदर्दी नहीं दिखाता तो क्रीचर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो उसे उठाकर जोर से फर्नीचर पर फेंक देता है और ये आवाज हॉल में सबको सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद एलिजाबेथ कमरे में आती है और क्रीचर को देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन वो खुशी में उसे गले लगा लेती है। उसी समय विक्टर बंदूक उठाता है क्रीचर को मारने के लिए, लेकिन एलिजाबेथ बीच में आ जाती है और गोली उसे लग जाती है। तभी विलियम कुछ लोगों के साथ वहाँ पहुँचता है और विक्टर कहता है कि क्रीचर ने उस पर हमला किया। वो लोग क्रीचर पर हमला करने दौड़ते हैं, लेकिन वो आसानी से सबको दूर फेंक देता है, जिसमें विलियम भी शामिल होता है। विलियम को सिर पर जोरदार चोट लगती है जब वो फर्नीचर से टकराता है। फिर क्रीचर एलिजाबेथ को वहाँ से ले जाता है और विक्टर देखता है कि उसका भाई बहुत बुरी हालत में है। वो उससे माफी मांगता है। विलियम उसे कहता है कि असली राक्षस वो खुद है और इतना कहकर वो मर जाता है, जिससे विक्टर पूरी तरह टूट जाता है। दुख और गुस्से में विक्टर एक शॉटगन उठाता है और अपनी ही क्रिएशन को खत्म करने निकल पड़ता है। उधर क्रीचर एलिजाबेथ को एक गुफा में ले जाता है, जहां वो उससे कहती है कि वो हमेशा से कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जिसे वो समझ नहीं पाती थी और वो उसे क्रीचर में मिल गया। थोड़ी देर बाद वो मर जाती है और जल्द ही विक्टर भी गुफा में पहुंचता है और एलिजाबेथ की लाश देखता है। तभी क्रीचर सामने आता है और कहता है कि जब तक विक्टर उसे नहीं मारता तब तक आज से वो उसका मालिक रहेगा। विक्टर को चोट पहुंचाकर और उसे खून में छोड़कर क्रीचर वहां से चला जाता है और विक्टर उसके पीछे निकल पड़ता है। उस दिन के बाद से विक्टर लगातार क्रीचर का पीछा करता रहता है और उसे मारने की कई कोशिशें करता है, लेकिन वो हर बार असफल रहता है। कई महीनों बाद वो दोनों आर्कटिक पहुंचते हैं, जहां विक्टर कार्ट्रिजेस और डायनामाइट लेकर आता है। क्रीचर को खत्म करने के लिए विक्टर रात में एक कैंप लगाता है। उसी दौरान क्रीचर अचानक आता है और उसे बर्फ में घसीटने लगता है, जिससे लैंप गिर जाता है और टेंट में आग लग जाती है। फिर वो विक्टर को चाकू मार देता है और देखता है कि विक्टर उसे खत्म करने के लिए एक्सप्लोसिव्स लाया है, लेकिन क्रीचर को मौत से कोई डर नहीं होता, इसलिए वो खुद ही कार्ट्रिज जला देता है। उम्मीद करता है कि शायद इस बार वो सच में मर जाएगा। वो विक्टर से कहता है कि वो भाग जाए और जैसे ही वो भागता है जोरदार धमाका होता है, लेकिन इसके बाद भी क्रीचर जिंदा रहता है और उसकी जली हुई स्किन धीरे धीरे फिर से ठीक होने लगती है। वहीं विक्टर बहुत बुरी हालत में होता है। तभी शिप के लोग उसे ढूंढ लेते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहां क्रीचर कैप्टन को बताता है कि टेंट के बाहर जो खून था वो उसका खुद का था। वो कहता है कि वो अच्छे से जानता है कि वो खून बहाएगा, दर्द सहेगा, लेकिन ये सब कभी खत्म नहीं होगा। इसी वक्त विक्टर को अपनी गलती का एहसास होता है। वो क्रीचर का हाथ पकड़ता है और उससे माफी मांगता है। वो उसके सिर पर हाथ रखता है और उसे बेटा कहकर माफ करने की भीख मांगता है। इतना सब होने के बाद भी क्रीचर के अंदर भी पछतावा आता है और वो उसकी माफी स्वीकार कर लेता है और उसे पिता कहता है। कुछ ही पल बाद विक्टर अपने घावों की वजह से दम तोड़ देता है और क्रीचर उसके माथे को चूमकर रोने लगता है। ये सब देखकर कैप्टन एंडरसन भी भावुक हो जाता है। फिर वो अपने आदमियों को आदेश देता है कि क्रीचर को जाने दिया जाए। क्रीचर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो अपनी जबरदस्त ताकत से शिप को धक्का देता है और उसे बर्फ से
आजाद कर देता है। ये देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं और कैप्टन ऐलान करता है कि वो अब घर वापस लौट रहे हैं, जिसे सुनकर सब में खुशी की लहर दौड़ जाती है। पूरी क्रू जोरदार ताली बजाती है और यहीं से आखिरी सीन शुरू होता है। क्रीचर अकेला खड़ा होता है, दूर आसमान में ढलते हुए सूरज को देख रहा होता है। ठंडी हवा चल रही होती है और उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बह रहे होते हैं। ना कोई गुस्सा, ना कोई लड़ाई, बस एक गहरी तन्हाई। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में।